नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे दुनिया की उन बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ता है। आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे क्या कुछ खास है आपके लिए। आज वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे नेतन्याहू की। क्या ईरान से डर गए हैं नेतन्याहू? ये वही नेतन्याहू हैं जो अब तक जंग की धमकियों से पूरी दुनिया को डराते रहे। आज खुद वो डर के साए में नजर आते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री को आशंका है कि अगर अमेरिका ने एक कदम भी पीछे खींचा तो ईरान इजराइल को सीधे युद्ध में झोंक सकता है। और यही डर, यही बेचैनी नेतन्याहू को वॉशिंगटन तक खींच कर ले आए, डोनाल्ड ट्रंप के दरवाजे तक। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है, और अगर अमेरिका ने हाथ खींचा तो क्या इजराइल अकेला पड़ जाएगा? आज वर्ल्ड नाउ में ईरान बनाम इजराइल की टकराव भरी तस्वीर और नेतन्याहू की उस घबराहट की भी पूरी कहानी आपको बताएंगे जो अब दुनिया से छिपाए नहीं छिप रही। वही वर्ल्ड नाउ में आज बात उस टकराव की भी करेंगे जो दिखाता है कि किस तरह के हालात हैं। फिलहाल वो नजर तो खामोश है, लेकिन अंदर ही अंदर बारूद बन चुका है। ईरान और अमेरिका ऊपर से बातचीत का नाटक कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों एक दूसरे के खिलाफ खतरनाक चालें चल रही हैं। मिडिल ईस्ट की जमीन पर एक बार फिर जंग की आहट तेज होती दिख रही है। अब जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं उसने बड़ा खुलासा किया। अमेरिका ने चुपचाप ईरान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है। वहीं पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का जाल भी बिछाया जा चुका है। और ये सिर्फ रणनीति नहीं, ये संकेत है, संकेत किसी बड़े टकराव के, जिससे मिडिल ईस्ट के कई देशों की धड़कनें तेज हो चुकी है। सवाल ये, क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी? आज वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाएंगे सैटेलाइट सबूत, अमेरिकी चालें और ईरान की जवाबी रणनीति आखिर क्या है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आखिर हैं कहां? युद्ध जारी है, मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन जमीन पर वो नजर नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ उनके बयान। तो क्या ये रणनीतिक चुप्पी है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है? और इसी बीच रूस से तीखे बयान, धमकियों की भाषा और मनोवैज्ञानिक दबाव, और इन सब के केंद्र में एक नाम बार बार उभरता है, पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव। क्या ज़ेलेंस्की की गैर मौजूदगी के पीछे कोई बड़ा प्रेशर गेम है? क्या ये इंफॉर्मेशन वॉर का अगला अध्याय है, जहां पर दिखना भी एक हथियार है और गायब रहना भी? आज वर्ल्ड नाउ में बयानों की सियासत, रणनीति के पर्दे और उस सवाल का जवाब जो पूरी दुनिया पूछ रही है, आखिर ज़ेलेंस्की कहां गायब हैं? वर्ल्ड नाउ में बात उस खतरे की भी हम करेंगे जो ना मिसाइल है, ना बम है, ना बारूद है, इसकी कोई गूंज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वार अगर हुआ तो अमेरिका का सीना छलनी हो सकता है। पल भर में तबाही, बगैर धमाके, बगैर धुएं और बगैर किसी चेतावनी के। दुनिया खौफजदा है चीन के उस हथियार से जिसे कहा जा रहा है इनविजिबल हंटर। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छाया में तैयार ये एक ऐसा शिकारी है जो दिखाई नहीं देता, हाँ, लेकिन वार सीधा और घातक करता है। सवाल ये, क्या ये भविष्य की जंग की झलक है? क्या ताकत का संतुलन बदलने वाला है? ये रहस्यमय हथियार आखिर है क्या? और क्यों अमेरिका से लेकर यूरोप तक रातों की नींद एक तरह से उड़ चुकी है? आज वर्ल्ड नाउ में खुलासा उस अदृश्य खतरे का जो दिखता नहीं, लेकिन अगर चला तो दुनिया को हिला कर रख देगा। तो वर्ल्ड नाउ में आज बात, ईरान से डर गए नेतन्याहू। क्या वही नेतन्याहू जो अब तक जंग की धमकियों से दुनिया को डराते थे, आज खुद डर के साए में हैं? नेतन्याहू को डर है कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया और हाथ खींच लिए तो ईरान इजराइल को सीधे युद्ध में घसीट सकता है, और यही डर नेतन्याहू को ट्रंप के दरवाजे तक ले आया। समझिए, तेहरान की धमकियों के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए, और ये अमेरिका का दौरा कोई मामूली दौरा नहीं था नेतन्याहू का। ईरान की बढ़ती ताकत नेतन्याहू की नींद उड़ा चुकी है। क्या इजराइल अब अकेले ईरान का सामना नहीं कर सकता?
तेहरान लगातार मिसाइलें और परमाणु संकेत के साथ में दबाव बढ़ा रहा है। नेतन्याहू का अमेरिका दौरा सीधे सीधे इस बात की ओर बड़ा इशारा करता है कि इजराइल अब अकेला खड़ा नहीं रहना चाहता। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चल रहा है और इस बीच व्हाइट हाउस में एक खास मुलाकात हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में बुधवार को व्हाइट हाउस में अहम बैठक हुई और इसमें ईरान का मुद्दा सीधे सीधे रहा केंद्र में। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो मीटिंग हुई उसमें आखिर क्या रणनीति तैयार की गई, जिसे सीक्रेट रणनीति कहा जा रहा है। अब ट्रंप नेतन्याहू की 3 घंटे के बीच में ये 3 घंटे की बंद कमरे में मुलाकात थी। 3 घंटे डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ में ये 7वीं बैठक थी। नेतन्याहू की सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा लगातार की गई। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल ने अपनी चिंताएं भी बताई, सुरक्षा को लेकर उसे बार बार दोहराया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ईरान में किए गए मिडनाइट हैमर का भी जिक्र किया, उस ऑपरेशन का जो पिछले साल जून में अंजाम दिया गया। ईरान पर कूटनीतिक सहयोग की बातें भी कही गई हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी मुलाकात का एजेंडा गाजा और इजराइल का तनाव भी था। गाजा की स्थिति और क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति पर चर्चा की गई। हालांकि मीटिंग का कोई ठोस नतीजा निकला या नहीं निकला, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई। इसीलिए बार बार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल इस मीटिंग का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 3 घंटे बंद कमरे की बैठक और फिर सिर्फ खामोशी। ट्रंप की कूटनीति की चाल है या फिर इजराइल की नजर में खतरे की घंटी। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रखना चाहते हैं, भले ही इजराइल सरकार इस पर संदेह जताती रही हो। करीब 3 घंटे चली ये बैठक पूरी तरह से बंद कमरे में हुई और इराक इसके बाद में कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एक तरह से नहीं की गई। देखिए 3 घंटे की मुलाकात, बंद कमरे में मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात का सार क्या ये कोई नहीं जानता। दोनों नेताओं ने हालांकि अलग अलग संक्षिप्त बयान जरूर जारी किए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बैठक बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ में बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि कोई समझौता संभव भी है या नहीं है। अगर डील हो सकती है तो वही बेहतर विकल्प होगा, लेकिन अगर डील नहीं होती तो फिर आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा। हालांकि इस बीच उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र किया, जिसके जरिए पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था। और अब चर्चा है कि मिडनाइट हैमर पार्ट 2 के लिए तैयारी की जा रही है। मिडनाइट हैमर आखिर क्या है जिसका बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिक्र करते हैं, उनकी टीम बार बार जिक्र करती है और बीच बीच में डराया जाता है, धमकाया जाता है। दरअसल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है, आइए वो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यह हमला किया 21 और 22 जून को 2025 को मध्य रात में, और मुख्य उद्देश्य दरअसल अमेरिका का इस ऑपरेशन का था ईरान के पास में जो परमाणु कार्यक्रम है उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें डैमेज किया जाए, उन्हें खत्म किया जाए। इस पूरे हमले में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने थे अमेरिका के निशाने पर, फोर्डो, नातंज और इस्फान। इन 3 ठिकानों को अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में टारगेट किया और ऑपरेशन में कई बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन में B-2 स्टील बॉम्बर्स का उपयोग किया गया और दुनिया की सबसे भारी बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में किया गया था। वही GBU-57 का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अमेरिकी पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गई थी। इस मिशन में लगभग 125 विमान शामिल थे। हमले से नातांज केंद्र तो पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो चलता जरूर नजर आया, लेकिन उस गति के साथ नहीं। कहा यह जाता है कि मिडनाइट हैमर के बाद में ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला गया। यह ऑपरेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ही निर्देश पर किया गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बिल्कुल सटीक और सफल मिशन को अंजाम दिया, ऐसी जानकारी यहां से दी गई।
ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का उद्देश्य दरअसल ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करना था और ये इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बन रहा था। बार बार ये बातें कही गई। अब ये जो मिशन था, मिशन की योजना महीनों पहले बनाई गई थी, लेकिन इसे बेहद सीक्रेट रखा गया। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जैसे डोनाल्ड ट्रंप, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को ही इसकी जानकारी थी और किसी को इस ऑपरेशन की कानो कान खबर तक नहीं होने दी गई। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कई स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का भी इस्तेमाल किया, जिससे ईरान की रक्षा प्रणालियां पूरी तरह से बेकार हो गई, नष्ट हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को अप्रत्यक्ष तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने पिछले साल की उस घटना का जिक्र कर लिया जब अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। डोनाल्ड ट्रंप का लहजा बिल्कुल नहीं बदला, ना नरमी है ना कूटनीति है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कहा कि पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं करने का फैसला किया और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ईरान ज्यादा जिम्मेदार रवैया अपनाएगा। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने बैठक में इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को स्पष्ट रूप से रखा है। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने ईरान, गाजा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस बनाए रखने पर सहमति जताई। हालांकि ये बैठक ऐसे समय में हुई जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा दी। एक नया विमान वाहक पोत भी जल्द भेजने पर बातचीत चल रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य दबाव के बीच भी अपनी बातचीत का रास्ता खुला रखा है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में ओमान से वार्ता का पहला दौर हुआ और दूसरा दौर जल्द होने की उम्मीद है। अब अमेरिका चाहता है कि संभावित समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों का मुद्दा भी इसमें शामिल हो। वहीं ईरान ने साफ कर दिया कि वो मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और यूरेनियम संवर्धन को वो अपना अधिकार मानता है। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिए हैं कि फिलहाल अमेरिका का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीति काम नहीं करती तो अन्य विकल्प भी खुले हैं। इजराइल के सुरक्षा हलकों में यह भी आशंका है कि कोई सीमित परमाणु समझौता ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो अगर अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता नहीं होता तो अमेरिका और इजराइल संयुक्त सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि आखिर नेतन्याहू इतना डर क्यों रहे हैं, उनके डर की वजह क्या है। उनकी डर की वजह आपको बताती हूँ। दरअसल इजराइल ये समझता था कि तकनीक के मामले में वो अजेय है, इजराइल के पास में जो ताकत है उसका कोई सानी नहीं। लेकिन अब हालात बदल गए। ईरान ने उसे जवाब दे दिया। ईरान ने बता दिया कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से भी लड़ी जाती। और अब जिस तरह से ड्रोन का जिक्र बार बार जो आप देख रहे हैं तस्वीर, वो तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं पहले इसे बखूबी इत्मीनान से देखिए। ये एक वीडियो है, ये ड्रोन का वीडियो है और ये कोई आम ड्रोन नहीं है। ये ईरान का जवाब है अमेरिका और इजराइल की हवाई बादशाहत को। दरअसल तेहरान के नेशनल एयर स्पेस पार्क में ईरान ने सार्वजनिक एक तरह से इसे कर दिया है। शाहिद 161 स्टील्थ यूएवी का जेट इंजन टेस्ट हुआ। ये वो ही ड्रोन है जो अमेरिका के कुख्यात RQ-170 सेंटिनेल की रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है और जिस अमेरिकी ड्रोन को कभी अदृश्य कहा जाता था वो अब उसकी एक कॉपी या ये कहा जाए कि बिल्कुल उसी के जैसा एक ड्रोन ईरान ने तैयार कर लिया। अब ईरान के इस खतरनाक ड्रोन के बारे में समझिए। ईरान का ये जो ड्रोन आप लगातार देख रहे हैं, 11 नवंबर 2025 को IRGC एयर स्पेस फोर्स ने शाहिद 161 का जेट इंजन दिखाया और इसका क्लियर कट संदेश था ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान की बढ़ती ताकत को डिजाइन एक तरह से उसको दर्शाना। लेकिन अगर इसके डिजाइन बैकग्राउंड की बात करें तो वो भी अपने आप में बेहद खास है। शाहिद 161 अमेरिकी RQ-170 सेंटिनेल से पूरी तरह से प्रेरित है, उससे इंस्पायर।
अब 2011 में RQ-170 के कब्जे के बाद में एक तरह से ये कहा जाए कि विकास इसका शुरू हुआ, इस पर काम शुरू हुआ। लगभग 40% स्केल कॉपी से कहा जाता है। तकनीक की तुलना के अगर तौर पे बात की जाए तो कहा जा रहा है कि ये उसी के तौर पर ही पूरी तरह से उसका रेप्लिका है। RQ-170 सेंटिनल यूएसए हाई एंड स्टिल्ट ISR एक तरह से इसे कहा जाता है। विंग स्पेन की बात करें तो 12 से 14 मीटर इसकी मानी जाती है। 2000 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज इस ड्रोन की है और 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ में ये निशाना साध सकता है। हाईटेक सेंसर्स इसके पेलोड इसको और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। और अगर हम शाहिद 161 की बात करें तो ये भी एक तरह से टैक्टिकल स्टील्थ ड्रोन माना जाता है। इसकी विंग स्पेन की बात करें तो 5.1 की मीटर की है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। हालांकि कहा जाए कि अमेरिका की जो ड्रोन की ताकत है उसके मुकाबले कम जरूर है, लेकिन इतनी कम नहीं कि चिंता ना हो। इसकी स्पीड 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है और 40 से 50 किलोग्राम सेंसर और बम लेकर जाने में एक तरह से ये सक्षम है। अब ये समझिए कि आखिर ये अहम क्यों है। स्टील्थ डिजाइन जेट इंजन ड्रोन ये इसकी खासियत है। ISR प्लस स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसकी एक तरह से खासियत है। पश्चिमी तकनीक की स्थानीय नकल इसे जरूर एक तरह से कहा जा रहा है। ये ईरान के खतरनाक ड्रोन की बड़ी तस्वीर। आज उसी का DNA ईरान की मशीन में दौड़ रहा है। अब ये इसको ऐसे समझिए और यही बात इजराइल बखूबी जानता है और यही बात इजराइल को ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ हथियार नहीं बनाया बल्कि ईरान ने मैसेज दे दिया है। हम चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब नेतन्याहू की चिंता की वजह बिल्कुल क्लियर कट साफ है। अगर ईरान स्टील्थ ड्रोन बना सकता है तो इजराइल की एयर डिफेंस लाइन अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। जून 2025 में ईरान इजराइल टकराव के बाद ये कदम और भी ज्यादा बड़ा संकेत देता है। मतलब साफ है कि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि चुनौती देगा। जिस अमेरिका की तकनीक पर इजराइल को भरोसा था, आज उसी के मलबे से ईरान ने नया हथियार खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ ड्रोन नहीं, ये ईरान का ऐलान है। अब खेल बराबरी का होगा। ये क्लियर कट मैसेज सीधा सीधा ईरान की तरफ से दिया जा रहा है और इसीलिए चिंता है इजराइल को और इसीलिए चिंता है इजराइल के साथ साथ अमेरिका को। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे ईरान अमेरिका टेंशन की। ईरान और अमेरिका ऊपर से तो बातचीत करते हुए नजर आते हैं, या ये कहा जाए कि वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों देश कर रखे हैं खतरनाक प्लानिंग। अब हाल ही में इस पूरे संघर्ष को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर मिडिल ईस्ट के कई देशों की धड़कनें बढ़ रही हैं, चिंता बढ़ रही है, पेशानी पर बल बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने पीठ पीछे ईरान को एक तरह से घेरना शुरू कर दिया है। कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों ने ये कहा जाए कि उनके सैन्य अड्डों पर अमेरिकी फाइटर जेट्स और खतरनाक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का जो जमावड़ा देखा, उस जमावड़े की सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि अब तो सैटेलाइट तस्वीरें भी उसके सबूत एक तरह से पेश कर रही हैं। ईरान के आसपास अपने दोस्त देशों में खतरनाक हथियार तैनात कर दिए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका कोई सैन्य अभियान नहीं कर रहा है बल्कि ये कदम एक बड़े क्लींजिंग ऑपरेशन की दस्तक है। ये बड़ा क्लींजिंग ऑपरेशन आखिर क्या है? अब तक न्यूक्लियर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का कलमा पढ़ रहे थे। ईरान भी उसके लिए राजी हो गया था। दोनों देशों के बीच में एक राउंड की बातचीत भी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि बातचीत के बाद में शायद कुछ निर्णय निकले। हालांकि इस बातचीत की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। ट्रंप की नई चाल उन लीक हुई सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी तस्दीक करती है, इसका खुलासा करती है, जिसमें अमेरिका का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट साफ तौर से नजर आता है। जो सैटेलाइट तस्वीरें आई उसने ईरान के चारों ओर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हलचल की पुष्टि कर दी। अब आइए आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हथियारों की तैनाती कर रखी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो महाघेराबंदी है उसकी बड़ी तस्वीर नजर आती है। आइए आपको बताएं महाघेराबंदी आखिर कहां पर है। दरअसल अल उदीद एयरबेस जो कतर में है और उसकी तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर
पैट्रियट मिसाइल सिस्टम MIM-104 को फिक्स्ड ठिकानों से हटाकर M983 मोबाइल ट्रकों पर एक तरह से लोड कर दिया गया है ताकि किसी भी ईरानी हमले की स्थिति में इन्हें तेजी से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके या फिर जवाबी हमला किया जा सके। अब फरवरी की शुरुआत में यहां पर बड़ी संख्या में KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान हुआ करते थे। ये बात कतर की थी, लेकिन इसके अलावा एक और बेस है, वो है मुफ्फाक एयरबेस जो कि जॉर्डन का है। 2 फरवरी की तस्वीरों में यहां पर 17 F-15E स्ट्राइक ईगल, 8 A-10 थंडरबोल्ट टैंक किलर जिसे कहा जाता है और EA-18G ग्राउलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों की भारी मौजूदगी मिली। एक और एयरबेस की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। अगला एयरबेस जो आएगा वो है सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। देखिए जरा, ये तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे बखूबी। यहाँ भी भारी मालवाहक विमान जिसमें C-5 गैलेक्सी और C-17 की आवाजाही एक तरह से बढ़ती हुई नजर आती है, जो जंग का सामान और खाने पीने रसद की जो चीजें हैं उसे ढोकर एक तरह से लेकर नजर आता है। तो ये वो एयरबेस की तस्वीरें हैं। लेकिन अमेरिका के सैन्य बेस कहां पर हैं, आइए वो भी जरा जान लीजिए। आखिर अमेरिका की सैन्य बेस किस किस जगह पर मौजूद है। दरअसल इसमें जानकारी ये सामने आई है कि अमेरिका की खासतौर से मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर सैन्य बेस की तैनाती है। सैन्य बेस तैयार किए गए हैं। ये वो देश है जो अमेरिका के साथी है, जैसे तुर्की। आइए आपको बताती हूँ। दरअसल अमेरिका का सैन्य बेस अगर समझेंगे तो इंसरलिक एयरबेस है जो कि तुर्की में है। अमेरिका का सामरिक एयरबेस इसे माना जाता है जहां पर परमाणु हथियार अभी भी एक तरह से मौजूद है। दूसरा एयरबेस कुवैत में अरिफजान बेस, 13,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए कमांड हब एक तरह से माना जाता है। तुर्की के बाद में कुवैत, ये मैप भी आप देखते जाइए, और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बड़ा हब है। इसके अलावा इराक अल असद एयरबेस, इराक कहां पर है? कुवैत के नजदीक सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है। एयरबिल एयरबेस कुर्दिस्तान नॉर्थ इराक में एक तरह से इसे कहा जाता है। अब जॉर्डन की बात कर ले, मुफ्फाक साल्ती एयरबेस, यहाँ पर F-15E स्ट्राइक ईगल विमान तैनात है। ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का भी एक तरह से अहम केंद्र इसे माना जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस, US एयरफोर्स की भी मजबूत मौजूदगी यहाँ पर एक तरह से नजर आती है। इतना ही नहीं, आप समझिए ईरान पर नजर रखने का बड़ा केंद्र माना जाता है इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की। ये वो इलाके हैं जो एक तरह से मजबूत एयरबेस के तौर पर इसे माना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं UAE की। F-22 रैप्टर और MQ-9 रिपर ड्रोन तैनात है अल धफ्रा एयरबेस UAE में। एयरफोर्स के रडार का ये अहम केंद्र माना जाता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इस जगह पर तैनात है। तो ये एक तरह से बड़ी ताकतें हैं। ओमान भी इसमें शामिल है। सीब मस्कट के पास में मसीरा द्वीप एक द्वीप एयरबेस है और थुमराइट दक्षिण ओमान में एक तरह से स्थापित है, जो अमेरिका की ताकत को ये कहा जाए मिडिल ईस्ट में मजबूत करता है। होशियार सिर्फ ट्रंप नहीं है, अगर ऐसा कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा हो कि उसने ये कहा जाए कि बातों की आड़ में मिडिल ईस्ट में अपने साथी एयरबेसेस पर बड़ी घेराबंदी की और ईरान को कानो कान खबर नहीं होगी और ईरान खामोश बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तेहरान ने भी पूरी जवाबी तैयारी कर ली है। खामनेई की खामोशी के पीछे सबसे बड़ा दाव क्या है? कहां छुपाए गए हैं वो हथियार जो अमेरिका की नींद उड़ा सकते हैं? आइए आपको बताती हूँ। दरअसल ईरान की मिसाइल जो एक तरह से ईरान की बड़ी ताकत मानी जाती है, क्या वो महाशक्तियों का सरदर्द है? किसके लिए? सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के लिए। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 ईरान की ये कहा जाए घातक जुल्फकार मिसाइल, भारी वॉरहेड वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल, सेजिल 2 मिसाइल जो 2 मिनट में लॉन्च हो सकती है। अब आप ये भी समझिए, हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल, अबू मेहदी क्रूज मिसाइल, शहाब 3 पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मानी जाती है ईरान के लिए। ये वो मिसाइलें हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। दूसरी तरफ खबर यह है कि खुद खामनेई का बेटा बदले की तलवार उठाने की तैयारी में है। क्या ईरान अपने विरोधियों को सबक सिखाने वाला है? ईरान की सत्ता के भीतर अब नए खेल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ईरान में सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल अब खामनेई के काबिल बेटे के हाथ में जो है। खामनेई के बेटे को ईरान का शैडो रूलर कहा जा रहा है।
खामनेई के बेटे की एंट्री हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई के बाद में ये कहा जाए कि ईरान की विरासत या खामनेई की विरासत उनके बेटे ही संभालेंगे। तो क्या वो बदले की तैयारी कर रहे हैं? नाम है मुश्तबा खामनेई। आयतुल्ला अली खामनेई का दूसरा बेटा इन्हें कहा जाता है। 8 सितंबर 1969 में मशकत ईरान में एक तरह से ईरानी सत्ता में बेहद प्रभावशाली उन्हें माना जाता है। सत्ता का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में वो रखते हैं। अब अगर नियंत्रण की बात की जाए तो धार्मिक संस्थाएं वो उनके कंट्रोल में है, IRGC उनके कंट्रोल में है, सुरक्षा और राजनीतिक नेटवर्क उनके कंट्रोल में है। 2009 का जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्हीं की तरफ से निभाई गई थी। मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली रणनीति में ये ज्यादा भरोसा करते हैं और आप समझिए यानी कि वो पर्दे के पीछे रहकर पूरी सत्ता को कंट्रोल करते हैं। और खामनेई के जो दूसरे बेटे हैं मुश्तबा खामनेई अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुनिया के सामने खुलकर बहुत ही कम अभी तक आपने उनको देखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति के जवाब में मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली रणनीति अपनाई है और यही चिंता अब डोनाल्ड ट्रंप या ये कहा जाए नेतन्याहू के लिए है, क्योंकि 2026 की बदलती राजनीतिक तिकड़म में मुश्तबा खामनेई अब सिर्फ सुप्रीम लीडर के बेटे नहीं, ईरान के कद्दावर लीडर के तौर पर अपनी भूमिका बना चुके हैं और उनकी हर एक चाल अमेरिका के लिए सरदर्द साबित हो सकती है। सरकारी तौर पर उनके नाम कोई पद नहीं है, हाँ, लेकिन राजनीतिक और सैन्य कमांड का पूरा तंत्र उनके कंट्रोल में है। IRGC यानी कि ईरान की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना, खुफिया एजेंसीज और देश के बड़े फैसले अब मुश्तबा की ही छाया में हैं। माना जाता है कि अगर मुश्तबा कहेंगे तो कोई भी कदम, कोई भी मिशन बगैर रोक-टोक के लागू हो जाएगा। मई 2024 में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमयी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद ईरान की सत्ता की गलियों में हलचल तेज हो गई थी और इसी उथल-पुथल के बीच में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे आगे उभरकर सामने आया। ईरान भले ही सार्वजनिक तौर पर वंशवाद को खारिज करता रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता का खेल बंद कमरों में खेला जाता है और मुश्तबा खामनेई पिछले कई सालों से बगैर किसी औपचारिक पद के सत्ता के केंद्र में सक्रिय रहे हैं। सुरक्षा केंद्र अगर बात की जाए तो सुरक्षा तंत्र से लेकर धार्मिक प्रतिष्ठानों तक उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। हालांकि ईरान में वंशवाद का विरोध हमेशा होता रहा है, लेकिन कुर्सी के पीछे रहकर मुश्तबा अपनी जगह बनाते रहे हैं। अब 2005 और 2009 के ईरानी राष्ट्रपति चुनावों में मुश्तबा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और कहा तो ये भी जाता है कि महबूब अहमदी ने जात को सत्ता तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ था। 2009 का जो विवादित चुनाव था उसके बाद में हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने में भी उनकी ही प्रमुखता एक तरह से नजर आई थी, उनका ही एक बड़ी भूमिका थी। मुश्तबा सिर्फ एक राजनेता नहीं है, बल्कि वो एक उच्च शिक्षित धर्मगुरु यानी कि मुजतहिद भी एक तरह से रहे हैं और कुम के धार्मिक मदरसे में वो हमेशा से पढ़ाते हैं। इसके साथ ही वो 1980 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध के दौरान अग्रिम मोर्चे पर एक सैनिक के रूप में भी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। मुश्तबा बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आए हैं अभी तक और शायद ही कभी मीडिया से बात करते हुए उन्हें देखा गया हो। उनकी यही रहस्यमयी कार्यशैली उन्हें ईरान के अन्य नेताओं से अलग बनाती है और प्रभावशाली भी बनाती है। अब अमेरिका ईरान के मौजूदा संघर्ष में मुश्तबा खामनेई ने ट्रंप के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक मोर्चा खोल दिया। 2026 की जो ताजा घटनाएं हुई उनके अनुसार मुश्तबा को अब न केवल पर्दे के पीछे का खिलाड़ी बल्कि सीधे तौर पर ट्रंप को चुनौती देने वाले नेता के रूप में भी देखा जा रहा है। मुश्तबा IRGC कमांडो और सुरक्षा तंत्रों के जरिए अपनी बात कहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कभी ना कोई बयान दिया है और ना ही उनका कोई इंटरव्यू अभी तक एक तरह से सामने आया है। मुश्तबा की अमेरिका के खिलाफ तैयारी किस तरह से वो समझिए। अमेरिका से जंग के लिए ईरान तैयार है और ईरान के शैडो कमांडर मुश्तबा का एक तरह से गुप्त गेम, सीक्रेट गेम प्लान है। खामनेई जूनियर के इशारे पर IRGC की युद्ध तैयारियां तेज हो रही हैं। ड्रोन, मिसाइल, साइबर, इन 3 मोर्चों पर अमेरिका को चुनौती देने की बड़ी तैयारी है।
इराक, सीरिया, यमन में अमेरिकी बेस पर प्रेशर बढ़ाने की प्लानिंग भी मुश्तबा की ही है। अब तेहरान से ऑपरेशन यूएस को खर्चीली जंग में घसीटना भी एक तरह से इसी प्लान का हिस्सा है और लिमिटेड वॉर से अमेरिका को थका देना या दबाव बनाना, ये भी आईआरजीसी का मास्टर प्लान एक तरह से नजर आता है। और इसके अलावा ईरानी मिलिशियाओं को भी नया आदेश है, रिस्पॉन्सिव फायर बढ़ाओ। हिजबुल्लाह से सीधा तालमेल भी एक तरह से कनेक्शन जो है वो बढ़ाने की बात है और हिजबुल्लाह से सीधा तालमेल मुश्तबा का पश्चिम एशिया नेटवर्क भी अब सक्रिय हो चुका है। कहा जाता है कि इन सारी चीजों में मुश्तबा की ही बड़ी भूमिका एक तरह से नजर आती है। अब ईरान की रणनीति कोई बिजली गिराने वाला एकल हमला तो नहीं है, बल्कि लंबी और थकाऊ जंग का ब्लूप्रिंट है। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि तेहरान ने ऐसा प्लान तैयार किया जो पहले झटके में खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि लगातार जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ईरान का वॉर प्लान क्या है, उस वॉर प्लान जंग का ब्लूप्रिंट क्या है, वो भी समझिए। पहला स्तंभ अदृश्य ताकत, गहरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडिडेंट कमांड और कंट्रोल नेटवर्क करना। हमले के बाद भी ऑपरेशन जारी रखने की क्षमता एक तरह से पहला पिलर माना जाता है। ईरान की ताकत का पहला स्तंभ ही उसका मजबूत अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडिडेंट कमांड नेटवर्क है। मतलब अगर शुरुआती हमले में एक सिस्टम तबाह हो भी जाता है तो जो दूसरा सिस्टम है वो तुरंत एक्टिव हो जाए। अब जो दूसरा मोर्चा है वो मिसाइल और ड्रोन स्वाम है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज या ड्रोन अटैक है और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को एक तरह से टारगेट करने की बात हो जाती है। ईरान का मकसद सीधे तबाही नहीं है दरअसल, बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट और थार्ड को ओवरलोड करना है। जब डिफेंस थकेगा तब अटैक असर दिखाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरा मोर्चा सुनिए, प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क, लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही, ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया। ईरान इस जंग को अकेले नहीं लड़ना चाहता। लेबनान का हिजबुल्लाह हो, यमन का हुती विद्रोह हो और ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया, तीनों को एक साथ एक्टिव करने की योजना एक तरह से है और इन गुटों का काम बिल्कुल क्लियर कट साफ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ाना ताकि वॉशिंगटन का फोकस बिखर जाए। और इसके साथ चलता है एक साइलेंट लेकिन खतरनाक फ्रंट, साइबर वॉर। ईरान का साइबर नेटवर्क अमेरिकी ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फाइनेंस और मिलिट्री कम्युनिकेशन को बाधित करने की तैयारी में बनाया जाता है, यानी बिना गोली चलाए सिस्टम को जाम कर देना। और सबसे बड़ा दबाव बटन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का करीब 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है। यहाँ सबसे बड़ा दबाव बटन क्या है? ये कहा जाए कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है, यानी कि व्यापार यहाँ से बहुत प्रभावित होता है। और अगर इसे बंद कर दिया गया तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल सिस्टम हिल जाएगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। तेहरान को भरोसा है कि तब दुनिया खुद अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव डालेगी। साफ है, ये प्लान अमेरिका को हराने की बात नहीं करता, ये प्लान अमेरिका को लंबी लड़ाई में फंसाकर आर्थिक राजनीतिक दबाव में ठकाने की रणनीति है। यानी ईरान की जंग का फॉर्मूला सीधा सीधा है, सीधा हमला नहीं करना, लगातार दबाव बनाना है, फटाफट जीत नहीं पानी, स्लो और सटीक वार करना है। ट्रंप और अमेरिका को अब तैयार रहना होगा, क्योंकि ईरान के इस नए खिलाड़ी के हाथ में है पूरा पावर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों बातचीत के मेज पर तो नजर आते हैं, लेकिन अंदर खाने गुपचुप तरीके से बड़ी तैयारी एक दूसरे पर वार करने की कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे ज़ेलेंस्की की। रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध पिछले 4 सालों से चल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि रूस और यूक्रेन इसे खींचने के मूड में यहाँ पर नजर आ रहा है, खास तौर से रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए ही इस वादे के साथ थे कि वो रूस यूक्रेन के युद्ध को चुटकियों में खत्म कर देंगे, लेकिन अब उनकी सत्ता के 1 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ट्रंप इस मामले में कुछ अभी तक कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं की गई, लेकिन कोई भी दांव पुतिन के आगे सही नहीं पड़ पा रहा है।
खासतौर पर ज़ेलेंस्की को हर बार निराशा ही हाथ लग रही है, ये भी कहा जा रहा है। वो पिछले दिनों युद्ध को खत्म कराने के लिए लगातार बैठकों में व्यस्त रहे। कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता की, कभी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ये तय किया कि आगे की रणनीति क्या तय की जाए। अब इन सब के बीच में अचानक से ज़ेलेंस्की गायब हो गए हैं। खास तौर पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति रहे दिमित्री मेदवेदेव के परमाणु संधि खत्म होने वाले बयान के बाद उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी के खत्म होने से पहले तीखे तेवर में जो कहा था वो ज़ेलेंस्की की जान लेने की सीधी धमकी थी। मेदवेदेव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक रूसी उपन्यास का हवाला देते हुए ज़ेलेंस्की की मौत की ओर इशारा किया, जिसे यूक्रेन में तीखी प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने सीधे ये बयान ऐसे समय में दिया जब रूस ने यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की को पहली बार ऐसी धमकी मिली हो। मेदवेदेव ने तब भी ज़ेलेंस्की को हत्या की धमकी दी थी, जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मारे गए लोगों से एक तरह से कहा जाए कि वहां पर एक तरह से मुलाकात उन्होंने की थी। और दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद यूक्रेन उस समझौते पर नहीं माना जो ट्रंप ने तैयार किया। तब उन्होंने कहा था कि ज़ेलेंस्की को युद्ध चाहिए, तो उनकी सारी बेकार की जिंदगी छिपते हुए ही बीतेगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की है कहां लापता है, कहां गायब है। यूक्रेन में युद्ध के 4 साल पूरे होने वाले हैं। ज़ेलेंस्की पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। उनके बयान जरूर समय समय पर आ जाते हैं, लेकिन वो कहां हैं ये कोई नहीं जानता। अब रूस के बढ़ते हमलों की वजह से किसी सुरक्षित स्थान पर है क्या ज़ेलेंस्की? रणनीतिक चुप्पी ये नजर आती है या फिर मामला कुछ और ही नजर आ रहा है? सवाल तो अब ये भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये युद्ध का 4था साल है। हर दिन इस साल के साथ में नया खतरा बढ़ रहा है और हर रात सिर्फ संबोधन होता है और कुछ भी नहीं। अब ज़ेलेंस्की ने मेदवेदेव की धमकी के बाद में बयान दिया था कि उन्हें इस तरह की धमकियों की आदत हो चुकी है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अक्सर हत्या करने की बात कही जाती है। हालांकि जब से पुतिन की ओर से जनवरी-फरवरी 2026 के बीच में संडे टू संडे कुछ हिस्सों में बेतहाशा ठंड की वजह से हमले रोकने का वादा किया, जिसका पूरा होते ही रूस की ओर से हमले एक बार फिर से बड़ी तीव्रता के साथ शुरू हो गए। इस मियाद के पूरे होने के बाद रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसकी ज़ेलेंस्की ने आलोचना की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। इसे मेदवेदेव की धमकी से जोड़कर ही एक तरह से देखा जा रहा है। और आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आखिरी बार पब्लिक अपीयरेंस और एक्टिविटी में कब नजर आए थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की? 3 फरवरी 2026 को। दरअसल कीव में नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कीव में मौजूदगी साफ नजर आई और उसके बाद की तारीख थी 5 फरवरी की। 5 फरवरी 2026 को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ में कीव में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फेस टू फेस। इस दौरान वो नजर आए। अब 7 से 8 फरवरी 2026 को पत्रकारों के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए। अमेरिका की जून डेडलाइन वाला बयान उनकी तरफ से दिया गया। यही कहा था कि अमेरिका ने डेडलाइन दे दी है जून तक इस युद्ध के समाधान को लेकर। लेकिन 9 फरवरी का रात का जो वीडियो संबोधन था वो जारी किया गया। ऊर्जा संकट और रूसी हमलों पर उनकी तरफ से एक तरह से बात कही गई। कीव में मोल्दोवा के प्रधानमंत्री से 10 फरवरी 2026 को मुलाकात हुई, ये भी बात कही जा रही है। अब टॉप मिलिट्री अधिकारियों के साथ में लंबी बैठक की खबरें सामने आई हैं। अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की। अब 10 फरवरी 2026 की रात को एक वीडियो एड्रेस जारी होता है। एयर डिफेंस में बड़े बदलाव की बात उनकी तरफ से कही जाती है। ये बात कही जा रही है कि वो बयान देते हैं, वो वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं, अपने वर्चुअल मैसेजेस पहुंचा देते हैं, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ज़ेलेंस्की की पब्लिक साइटिंग्स काफी कम हो गई। रूस के ड्रोन मिसाइल हमले और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार अटैक के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए। अब ज़ेलेंस्की का पब्लिक स्पेस से गायब होना इस बात का तो बड़ा संकेत है कि रूस की मिसाइल और ड्रोन वॉर अब सीधे यूक्रेनी नेतृत्व को निशाने पर ले रही है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल हो चुके हैं और इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 8 लाख सैनिक घायल हुए। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और उनमें 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझे।
ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही एक तरह से मानी जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के 4 साल तबाही बेहिसाब किस तरह से नजर आई, जानिए। 2022 में दरअसल इस जंग की शुरुआत होती है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा सैन्य हमला होता है। कीव, खार्किव, मारियोपोल पर भीषण बमबारी यहां पर कर दी जाती है और इस दौरान लाखों लोग देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इन हमलों की धमक के बाद में कई लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध इसके बाद में रूस पर लगा दिए गए, लेकिन इसका असर पुतिन पर कुछ पड़ा नहीं। 2022 पूरा इस रूप में निकल गया, लेकिन 2023 की बात करें, अगले साल की जंग लंबी हुई। उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ समय का वक्त होगा, लेकिन ये जंग खिंची 2023 तक। मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई हुई, ये कहा जाए सीमित और भी ज्यादा बढ़त यहां पर नजर आई। यूक्रेन को नाटो देश से हथियारों की मदद मिलना शुरू हुई, लेकिन इस बीच ऊर्जा संकट, वैश्विक महंगाई का असर इन दोनों ही देशों पर पड़ा। नागरिक इलाकों पर भी लगातार हमले किए गए। अब 2024 में ये लड़ाई थकान वाली भी थी और तबाही वाली भी थी। युद्ध में भारी जन धन का नुकसान हुआ, जानमाल का बड़ा नुकसान यहां पर नजर आया। यूक्रेन का काउंटर नजर आता है, ऑफेंसिव, और रूस की जवाबी कार्रवाई इस दौरान जमकर देखने को मिलती है। अब शांति वार्ता की कोशिशें जरूर की गई, लेकिन वो सभी कोशिशें बेनतीजा रही, वो किसी काम की नजर नहीं आई। यूरोप की सुरक्षा रणनीति में जरूर बदलाव इस दौरान देखने को मिला। अब समझिए, 2024 निकल गया और उसके बाद में बारी आती है 2025 और 26 की। पिछले 1 साल की अगर बात करें तो संघर्ष अभी भी जारी है। जंग का 4था साल शुरू हो चुका है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। नई सैन्य रणनीति, ड्रोन और मिसाइल युद्ध अब इस पूरे युद्ध में एक तस्वीर बदलते हुए नजर आते हैं। अब हालात तो ऐसे हैं कि पुनर्निर्माण की जरूरत महसूस होने लगी है, लेकिन लड़ाई अभी भी कायम है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। अब दुनिया पर आर्थिक और भू राजनीतिक असर इस युद्ध का पड़ रहा है, लेकिन ये कहा जाए कि ये दोनों देश क्या जंग रोकेंगे, इसका जवाब दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आता। 4 साल की इस जंग में इंसानियत को जीत नहीं मिली, सिर्फ लाशें मिली हैं, सिर्फ खंडर मिला है और सिर्फ डर मिला है। शहर मिट्टी में मिल गए, पीढ़ियां बेघर हो गई। दुनिया कूटनीति के नाम पर सिर्फ तमाशबीन बनी रही और कुछ नहीं। हथियार बनाने वालों का मुनाफा बढ़ता गया, जबकि आम लोग अपनी जिंदगियों से, अपने सपनों से, अपनों को गिन गिन कर वो खोते गए। सत्ता की जिद ने शांति को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। सवाल साफ है कि अगर 4 साल बाद भी बंदूकें बोल रही हैं, तो नाकामी आखिर किसकी है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड नाउ में अब बात करते हैं ड्रैगन की एंटी सैटेलाइट वेपन की। दुनिया अब ट्रेडिशनल वेपन सिस्टम से आगे बढ़ रही है। अब एक ऐसे हथियार का विकास किया जा रहा है जिसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, सोचिए जरा, ऐसा कोई हथियार जिसमें बारूद नहीं है और गोला बारूद या इसकी ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। मतलब ये कि बिना किसी मिसाइल के, बिना किसी बम गोलों के एनिमी टारगेट को ध्वस्त कर सकेगा ये हथियार। ये चीन का इनविजिबल हंटर है। चीन ने दरअसल बिल्कुल हाई पावर माइक्रोवेव के साथ में इसे, जिसे HPM कहा जाता है, ये हथियार विकसित किया है। अब समझिए इसके बारे में और क्या खासियत है। इसका लक्ष्य सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क को डीलिंग करने में ये सक्षम माना जाता है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बगैर ये एक तरह से इसको तैयार किया गया है। इसकी अगर शक्ति क्षमता की बात की जाए तो 20 गीगावाट तक इसकी शक्ति क्षमता एक तरह से है। कॉम्पैक्ट ड्राइवर टेक्नोलॉजी से कहा जाता है। जमीन हो, समंदर हो, हवा हो या अंतरिक्ष, हर जगह पर इसकी तैनाती पूरी तरह से संभव है। अब भविष्य की वॉरफेयर टेक में इसे एक बहुत बड़ा रोल इसका रहेगा, ये भी बात कही जा रही है। अब चीन के वैज्ञानिकों ने दरअसल सैटेलाइट को तबाह करने के लिए एक ऐसा ही वेपन सिस्टम डेवलप करने का दावा किया। चीन का कहना है कि यह हथियार इतना शक्तिशाली है कि स्पेस में तैनात उपग्रहों को ये खाक कर सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। और इस इनविजिबल हंटर की मदद से चीनी सेना अमेरिका को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर सकता है। इसे स्टारलिंक किलर भी कहा जा रहा है, जो एलन मस्क की सैटेलाइट को डीलिंक कर सकता है। और चीन को यह लगता है कि ताइवान पर अटैक करने की स्थिति में स्टारलिंक सैटेलाइट
हेल्प कर सकता है। और ऐसे में मस्क के स्वार्म सैटेलाइट को ये खत्म या फिर डीएक्टिवेट करना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इसको लेकर तरह तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं। चीन ने स्पेस वॉर कैपेबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने का दावा करते हुए एक ऐसे हाई पावर माइक्रोवेव HPM हथियार का एक तरह से निर्माण किया, विकास किया, जिसे वैज्ञानिक इनविजिबल हंटर करार दे रहे हैं। चीनी मीडिया और रिसर्च पेपर्स के अनुसार ये सिस्टम्स एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क को बगैर एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के ही बाधित या निष्क्रिय करने में सक्षम हो सकती है। इसे 20 गीगावाट तक की शक्ति देने वाला कॉम्पैक्ट ड्राइवर बताया जा रहा है, जो जमीन, समंदर, हवा या अंतरिक्ष किसी भी प्लेटफॉर्म से तैनात किया जा सकता है। ये दावा ऐसे समय में आया जब ताइवान स्ट्रेट में तनाव बना हुआ है और बीजिंग को आशंका है कि किसी संभावित संकट या संघर्ष की स्थिति में स्टारलिंक नेटवर्क अमेरिका और उसके सहयोगों को संचार, निगरानी और लक्ष्य निर्धारण में निर्णायक बढ़त दिला सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक की भूमिका ने भी सैन्य रणनीतिकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद यूक्रेनी नेतृत्व के अनुरोध पर एलॉन मस्क ने स्टारलिंक सेवा सक्रिय की, जिससे यूक्रेन को वॉर टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम में बड़ा लाभ मिला और रूस को इन संकेतों का पता लगाने और निष्क्रिय करने के नए तरीके भी विकसित करने पड़े। अब ये भी समझिए कि आखिर ये MPV है क्या, माइक्रोवेव वेपन क्या है। आइए आपको बताती हूँ। दरअसल जिसे माइक्रोवेव वेपन कहा जा रहा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय करने वाली तकनीक है। इसके अलावा सैन्य क्षेत्र में ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और कम्युनिकेशन उपकरणों को एक तरह से जाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी भूमिका निभाता है। सैटेलाइट पर असर की क्षमता पर भी इसका शोध लगातार जारी है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। रिसर्च अभी भी जारी है। लेकिन आखिर ये माइक्रोवेव वेपन काम कैसे करता है? माइक्रोवेव एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाधित या ओवरहीट हो जाती है। लेकिन एक और बात, ये क्या ये इनविजिबल हंटर इंसानों के लिए खतरनाक है? कहा यह जाता है कि अगर ज्यादा एक्सपोजर हुआ तो ज्यादा एक्सपोजर होने पर स्वास्थ्य जोखिम संभव है और इसके प्रभावों पर अभी भी रिसर्च जारी है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें चीन के शियान स्थित नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसे NINT कहा जाता है, उनके वैज्ञानिकों की एक टीम ने TPG-1000CS नामक ड्राइवर विकसित करने का दावा किया, जिसे दुनिया का पहला कॉम्पैक्ट हाई पावर माइक्रोवेव ड्राइवर बताया जा रहा है। अब रिसर्चर्स के अनुसार ये इक्विपमेंट 1 मिनट तक 20 गीगावाट तक की शक्ति दे सकता है और एक सेशन में 3000 तक हाई एनर्जी पल्स ये पैदा करने में सक्षम है। अब रूस के अगर साइनस 7 सिस्टम की बात करें तो उसका वजन करीब 10 टन बताया गया था, जो केवल 1 सेकंड तक काम कर पाता था और प्रति बर्स्ट लगभग 100 पल्स ही देता था। वहीं TPG-1000CS की अगर बात की जाए तो उसमें और रूस के इसमें बड़ा अंतर है। इसकी लंबाई करीब 4 मीटर और वजन लगभग 5 टन है और इसे ट्रक, युद्धपोत, विमान या सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत आसानी से इनबिल्ट किया जा सकता है, वहां सेट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। अब NINT की टीम ने कहा है कि इस सिस्टम ने अब तक 2 लाख से ज्यादा ऑपरेशंस पल्स जमा किए, जिससे इसकी विश्वसनीयता सिद्ध होती है और मल्टी प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट का रास्ता एक तरह से खुलता है। अब चीनी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर TPG-1000CS जैसे सिस्टम्स को स्पेस में तैनात कर दिया जाए, अंतरिक्ष में तैनात कर दिया जाए, तो इसका ना दिखाई देने वाले हमले और भी ज्यादा घातक हो जाएंगे। माइक्रोवेव हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो पारंपरिक हथियारों की तरह मलबा पैदा नहीं करते। अक्सर बगैर किसी विजिबिलिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को वो डीलिंक कर देते हैं और ये आज के वक्त की जरूरत और सबसे घातक परिस्थिति है। TPG-1000CC का विकास जो है वो चीन की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत बीजिंग स्टारलिंक किलर हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीनी सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि शांति काल में स्टारलिंक जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल निगरानी और टोही के लिए किया जा सकता है, जबकि जंग के हालात में ये चीन की महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक परिसंपत्तियों को बचाने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन बार बार सवाल ये कि आखिर एलॉन मस्क का स्टारलिंक ही क्यों टारगेट पर है, क्यों उस निशाने पर है?
स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे LEO कहा जाता है, उसमें हजारों छोटे सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क इसे माना जाता है, जो दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज देता है। एलोन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि स्टारलिंक को निष्क्रिय करना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए हजारों एंटी सैटेलाइट मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी और स्पेसएक्स सैटेलाइट लॉन्च करने की गति से कहीं तेज गति से मिसाइलें दागना संभव नहीं होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कभी इस परीक्षा की नौबत नहीं आएगी, लेकिन तकनीकी रूप से यह स्पेस सैटेलाइट लॉन्च में बढ़त रखता है और इसीलिए ये अपने आप में घातक है। हालांकि माइक्रोवेव या लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल इस समीकरण को बदल सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो 1 गीगावाट से ज्यादा आउटपुट वाला ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव हथियार LEO में मौजूद सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है या उन्हें स्थायी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब हाल ही में टकराव के जोखिम कम करने के लिए स्पेस ने स्टारलिंक सैटेलाइट की कक्षा ऊंचाई घटा दी, जिससे वो जमीन आधारित डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के लिए और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए। चीनी वैज्ञानिकों ने काल्पनिक अंतरिक्ष अभियान का सिमुलेशन भी किया और दावा ये किया कि सिर्फ 99 चीनी सैटेलाइट्स 12 घंटे के भीतर लगभग 1400 स्टारलिंक सैटेलाइट्स के पास पहुंच सकते हैं और इन सैटेलाइट्स को लेजर, माइक्रोवेव और अन्य उपकरणों से लैस कर ट्रैकिंग, टोही और हमले जैसे कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे स्पेस वॉर कचरा, जिसे स्पेस डेब्रिस कहा जाता है, वो भी पैदा कर सकती है, जो लॉन्ग टर्म में सभी देशों के लिए खतरा बन सकती है। और यही कारण है कि चीन में डायरेक्टेड एनर्जी हथियार, विशेष रूप से माइक्रोवेव और लेजर को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से क्लीन माने जाते हैं और बगैर फिजिकल टक्कर के टारगेट को निष्क्रिय कर सकते हैं। अब कई ऐसे रिसर्चर्स हैं जो सैन्य विश्लेषक कहा जाता है, वो ये कह रहे हैं कि चीन का ये जो दावा है उसकी हकीकत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रोपेगेंडा का हिस्सा ये हो सकता है। स्टारलिंक किलर जैसे हथियार की तकनीकी क्षमता, उसकी वास्तविक तैनाती और प्रभावशीलता को लेकर अब तक कोई ठोस खबर सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल यही, क्या ये सचमुच अंतरिक्ष में गेम चेंजर है या फिर ताइवान संकट के बीच में डर पैदा करने की एक रणनीतिक कहानी मात्र है और कुछ भी नहीं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।